हेलो बीएससी सेकंड सेमेस्टर। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन चैप्टर का वन शॉट। तो जूलॉजी एंड बॉटनी के वन शॉट तो आपको यहीं मिल जाएंगे, और अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट चाहिए तो आपको कैची स्टडी चैनल पर सभी चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। सबसे पहले सर्कुलेशन को समझने की कि सर्कुलेशन क्या होता है। तो सर्कुलेशन जो है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच fluid are transported throughout an organism's body to deliver oxygen, nutrients, hormones and other substances to cell. सर्कुलेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो फ्लूइड है, जैसे आपका ब्लड है सॉरी, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी कंप्लीट बॉडी में, जिससे कि आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स जो हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के पास डिलीवर हो सके, एंड जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इन एनिमल्स सर्कुलेशन यूजुअली अकर्स थ्रू अ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स यानी कि हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो एनिमल्स मतलब जूलॉजी में अगर आप पढ़ें, साइंटिफिक जो आप टर्म में पढ़ें, तो हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो इन एनिमल्स सर्कुलेशन यूजुअली अकर्स थ्रू अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, विच में इंक्लूड हार्ट पंप। इसमें हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हार्ट क्या होता है, क्या करता है, पंप द फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसको पंप करता है। एंड ब्लड और हीमोलिम्फ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये आपके ट्रांसपोर्ट मीडियम होते हैं। एंड ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये ट्यूब होते हैं थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोज, यानी ये वो ट्यूब है जिनके थ्रू जो फ्लूइड है वो फ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशंस के कौन कौन से फंक्शन हैं, तो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यू। इसका पहला फंक्शन जो ये है कि ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू के पास। एंड दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका रिमूवल करता है। तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एंड चौथा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच बैलेंस, ये बॉडी के टेम्परेचर को एंड पीएच को मेंटेन करता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन के बारे में। हमें पता चला कि सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फ्लूइड है उसको पूरी बॉडी के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, हार्मोन्स एंड कुछ अदर सब्सटेंसेस है वो सेल के पास पहुंच जाए, एंड जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव किया जाता है। अब थोड़ा सा जानते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो ये भी एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर रिमूव्ड टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस। अब ये एक्सक्रीशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं बॉडी के अंदर, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं, उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है ताकि जो इंटरनल बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं एनिमल्स में, वो होता है किडनी, जो कि वर्टिब्रेट्स में होता है। नेफ्रीडिया होता है, लाइक अर्थवॉर्म्स में होता है। फ्लेम सेल्स होती हैं, ये आपके फ्लाइट वॉर्म्स में होती हैं। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। अगर बात करें फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के क्या क्या फंक्शन है, तो पहला है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ H2O बैलेंस, ये आपका जो वाटर है वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक बैलेंस एंड पीएच। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पर है वो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस। ब्लड क्या है आपका, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंड ये क्या करता है, जो आपकी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, हार्मोन्स एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है आपका, इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड में प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको कि आप बोलते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है वो आपका लिक्विड पार्ट है ब्लड का, एंड इट इज मोस्टली वाटर, अबाउट 90 to 92% इसमें वाटर होता है। फंक्शन की अगर बात करें कि प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें जो प्लाज्मा है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हम फिब्रिनोजन बोलते हैं।
तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पीएच एंड ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इन द बॉडी, बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम सेकंड इसके टाइप की बात करें ब्लड की प्लाज्मा के बारे में हमने समझा। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? दीज आर द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ये ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। इनमें आपकी रेड ब्लड सेल्स आती हैं जिनको आप आरबीसीएस बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या फिर एर्थ्रोसाइट्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन होता है। इनके क्या क्या फंक्शन है? ये ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, और ये क्या करती हैं? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लंग्स के पास ले जाती हैं एंड गिव रेड कलर टू ब्लड, ब्लड को रेड कलर देती हैं। सेकंड जो यहाँ पे आता है आपका टाइप, मतलब जो आपकी ब्लड सेल्स हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स, अभी आपने समझी कौन सी? रेड ब्लड सेल्स। अब समझते हैं वाइट ब्लड सेल्स, फिर समझेंगे प्लेटलेट्स। अब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको बोलते हैं WBCS, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अभी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये भी आपके एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इनके फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड पैथोजेंस, जो इन्फेक्शन एंड पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस एंड फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती हैं एंड एंटीबॉडीज बनाती हैं। अगर हम बात करें थर्ड जो कि प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स है, ये क्या है? ये प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड, ये भी आपके स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होती है उसमें उसको प्रिवेंट करते हैं। फ्रॉम प्लेटलेट प्लग एट द साइट फ्रॉम प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी, ये क्या करते हैं कि जो आपका जिस साइट आपका जो इंजरी हुई है उस साइट पर प्लेटलेट प्लग बना देते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि प्लाज्मा, ये ऊपर का जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ये ब्लड का मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका प्लाज्मा है 55%, और ये आपकी नीचे की साइड जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में आपकी वाइट ब्लड सेल्स ये आती हैं और ये आपकी प्लेटलेट्स हैं, और इसमें ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा का काम है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, ये आपके न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? इम्यून डिफेंस करती हैं। एंड प्लेटलेट्स क्या करती हैं? आपकी ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हीमोस्टैसिस, जिसको कि आप ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हीमोस्टैसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दैट स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस। यानी जब कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो ये जो हीमोस्टैसिस है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ये ब्लीडिंग को तुरंत रोक देता है। मतलब जो ब्लड निकल रहा होता है उस जगह से उसको तुरंत रोक देगा, वहां पे एक ब्लड का क्लॉट बना देगा। तो ये आपका जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपका द टर्म हीमोस्टैसिस कम्स फ्रॉम, अब ये जो हीमोस्टैसिस टर्म है ये कहाँ से आता है? हीमो का मतलब है ब्लड और स्टैसिस का मतलब है स्टॉपिंग, तो ये क्या करता है? ब्लड को स्टॉप करता है, यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ठीक है, अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो हीमोस्टैसिस में कुछ स्टेजेस भी होती हैं। जैसे पहली है आपकी यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है? मतलब मेनली इसमें जो मेन 3 स्टेप्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर इंजरी द ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड मिनिमाइज ब्लड लॉस। ये क्या करती हैं कि जो जैसे ही चोट लगती है तो ये इमीडिएटली ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, वो आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड जो निकल रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा एंड ब्लड का जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर देती है। दूसरा है यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? एट द इंजरी साइट्स, जो जहाँ भी आपके इंजरी हुई है तो उस साइट पे ये प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की तरह एक मतलब थ्रोम्बोसाइट्स बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स बन जाता है। स्टिक टू द डैमेज्ड वेसल, मतलब ये जो आपका जहाँ भी पार्ट डैमेज हुआ है वहां पे जाके ये चिपक जाता है।
तो वहाँ जैसे ही जाके चिपकता है तो ये आपका टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बना देता है। तो इसकी वजह से ये उस पार्ट को क्या कर देगा, आपका ब्लॉक कर देगा और ब्रेक इन द वेसल ऑफ ब्रेसल में ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। तीसरे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आपकी मतलब इसमें आपकी दो स्टेज यहाँ पे शामिल है। पहली है आपकी फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन में क्या होता है कि सॉल्युबल प्रोटीन इन फिब्रिनोजन है आपकी सॉल्युबल प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में है। और दूसरी है आपकी फिब्रिन थ्रेड्स। ये क्या है, ये फॉर्म अ नेटवर्क दैट ट्रैप ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। देखो फिब्रिनोजन में क्या होता है, ये फिब्रिन को कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, फिब्रिनोजन कन्वर्ट कर देती है फिब्रिन में बाय द एंजाइम थ्रोमिन। अब फिब्रिन थ्रेड्स क्या करते हैं, फॉर्म अ नेटवर्क दैट ट्रैप ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो कि ब्लड सेल्स को ट्रैप करते हैं एंड प्लेटलेट्स बनाते हैं। कुल मिला के ये क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्म स्टेबल ब्लड क्लॉट एंड सील्स द इंजर्ड वेसल। ये क्या करते हैं, स्टेबल ब्लड का क्लॉट बनाते हैं एंड जो वेसल जहाँ पे आपकी इंजरी हुई है उसको सील कर देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है हीमोस्टैसिस की। तो पहला है प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस। जो आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है इंजरी के दौरान उसको प्रिवेंट करते हैं। दूसरा है प्रोटेक्ट द बॉडी आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप जो है ये आपका एक क्लासिफिकेशन है ब्लड का, जो कि बेस्ड रहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर जो स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं उनके बेस पर हम बताते हैं ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें क्या होता है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ब्लड क्लासिफिकेशन based on the presence of A and B antigen on red blood cells। अब देखो it has 4 types, इसके 4 टाइप है। अगर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स का जो सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस है, अगर उस पर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप टाइप हो गया A। अगर उस पर B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप टाइप हो गया B। अगर उस पर दोनों A एंड B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप टाइप हो गया AB। और अगर उस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो गया O। इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी। अब देखो ये जो आपका है, हाँ, ये जो ब्लड ग्रुप जानना ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यानी ब्लड चढ़ाने के, जब ब्लड किसी पे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसमें फिर पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसमें इसको चेक किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका RH फैक्टर। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द RH एंटीजन यानी D एंटीजन ऑन RBCS। यानी RH फैक्टर में क्या होता है कि जो आपके RBCS है उनके सरफेस पर चेक किया जाता है RH एंटीजन को। अगर देखो RH पॉजिटिव एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है तो बोलेंगे कि RH एंटीजन प्रेजेंट, और RH नेगेटिव एंटीजन प्रेजेंट है मतलब ये चेक करेंगे कि RH पॉजिटिव प्रेजेंट है या फिर RH नेगेटिव प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी RH कंपैटिबिलिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड RH कंपैटिबिलिटी में। अब एक आता है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें क्या होता है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिटरमाइंड बाय एम एंड एन एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स। यानी जब आपके एमएन एंड एंटीजन मिलते हैं रेड ब्लड सेल्स पे तब आपका एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम डिटरमाइन होता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एम टाइप, एन टाइप एंड एम एन टाइप। अगर ओनली एम एंटीजन प्रेजेंट है तो एम टाइप का हो गया, सिर्फ एन एंटीजन प्रेजेंट है तो एन टाइप का हो गया, और एम एन दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो एम एन टाइप का हो गया। इसको यूज किया जाता है जेनेटिक एंड पॉपुलेशन स्टडीज में, यानी जब आप जेनेटिक स्टडीज कर रहे होते हैं तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। अब बात करें एंटीजन की, तो एंटीजन क्या है, ये एक तरीके की प्रोटीन या फिर आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट है जो कि मैंने बनाया है, बेकार सा, आप अच्छा सा बना लेना बट इम्पॉर्टेंट है। देखो ये आपके यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये यहाँ पे सेप्टम है, और ये पल्मोनरी वेन है, ये लंग्स है, ये भी पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ पे वेना केवा है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन है। तो ये आपका क्या है, ओवरऑल ये आपका मैमेलियन हार्ट है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। मैमेलियन हार्ट इज अ मस्कुलर
होलो ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड मेंटेन सर्कुलेशन। मेमेलियन हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर होलो ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अगर इसकी हम स्पेसिफिक शेप की बात करें तो ये कोन शेप्ड का होता है एंड स्लाइटली टिल्टेड होता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अगर इसके चैम्बर की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहला होता है आपका राइट एट्रियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट एट्रियम एंड चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर अगर हम यहाँ पे राइट एट्रियम की बात करें तो इसका काम क्या है? रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेना केवा। ये जो वेना केवा आपने स्ट्रक्चर में देखा था उसके थ्रू ये क्या करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का उसको बॉडी से उसको रिसीव करता है। ठीक है। दूसरा है आपका राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करता है टू द लंग्स। ठीक है। एंड तीसरा है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से रिसीव करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है होल बॉडी में थ्रू द अओर्टा। ठीक है। तो ये चारों को भाई याद रखिएगा, इनके जो वर्क है जो फंक्शन है उनको याद रखिएगा। आगे है वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट वॉल हैज 3 लेयर्स। हार्ट की जो वॉल है उसकी भी 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। जो हार्ट की बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। जो थिक मस्कुलर मिडिल लेयर है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो इसकी मिडिल लेयर है जो कि थिक होती है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। एंड जो इनर जो अंदर की स्मूथ लाइनिंग लेयर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अब जो आपने नीचे देखा था स्ट्रक्चर में सेप्टम, सेप्टम क्या है? सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल दैट सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेप्टम क्या है? सेप्टम जो राइट एंड लेफ्ट साइड है उनको सेपरेट कर रहा है। वो एक मस्कुलर वॉल है जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा है ताकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो पाए। एंड इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड अकर्स इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। यानी एक हार्ट बीट के दौरान जो आपका कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि एक हार्ट बीट के दौरान हो रहा है इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो आपका कार्डियक साइकिल होता है। इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। तो एक कार्डियक साइकिल जो होता है ह्यूमन में वो नॉर्मली जो टाइम लेता है वो 0.8 सेकंड का लेता है एट अ रेस्टिंग हार्ट रेट। यानी सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो एक कार्डियक साइकिल जो होता है ह्यूमन में वो 0.8 सेकंड का होता है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम में पूरा टोटल करके 0.8 सेकंड का होता है। कार्डियक साइकिल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। कार्डियक साइकिल में भी 3 फेज होते हैं कि पहला है आपका एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एक हार्ट बीट में जो ब्लड पंप हो रहा है, कुल मिला के आप वो पढ़ते हैं इसमें। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। सबसे पहले जो ब्लड है उसको राइट से लेफ्ट आर्टरिया में पुश किया जाता है इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया से आपका जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है वेंट्रिकल में थ्रू द एट्रीवेंट्रिकुलर वेल्व्स। तो एट्रीवेंट्रिकुलर वेल्व्स के थ्रू इसको पंप किया जाता है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से, इसमें राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ब्लड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा एंड अओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। और इस दौरान जो टोटल टाइम लगता है ब्लड को वो 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। जो ये प्रोसेस है इसमें, इस प्रोसेस को करने में उसे 1 सेकेंड लगती है, इस प्रोसेस को करने में उसे 3 सेकेंड लगती है। एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? तो ब्लड एंटर करता है द हार्ट फ्रॉम वेना केवा से राइट एट्रियम में और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। तो इसकी पूरी जो ड्यूरेशन है वो 0.4 सेकेंड की है। यानी पूरा जो ब्लड है आपका वो घूमने में पूरा 8 सेकेंड का टाइम लगता है। 1 सेकेंड में उसमें एट्रियल सिस्टोल होता है, 3 सेकेंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एंड 4 सेकेंड में कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है। मतलब कुल मिला के टोटल 8 सेकेंड का टाइम लगता है।
इंपॉर्टेंस क्या क्या है आपके कार्डियक साइकिल की, तो ये मेंटेन कंटिन्यूअस ब्लड, जो आपका कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है। सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू को ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज, और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज है उनको रिमूव करता है। आगे अगर हम बात करें कार्डियक आउटपुट की, तो ये क्या है, एक कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट। यानी कार्डियक आउटपुट जो है आपका एक वॉल्यूम है जिसमें कि जो ब्लड पंप होता है हर एक वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट, है ना, वो है आपका कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट का जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आता है। हार्ट रेट क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी पर मिनट कितने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है वो आपका हार्ट रेट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट विद ईच बीट, हर एक बीट के दौरान कितना ब्लड का जो अमाउंट है वो पंप्ड आउट हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट के रेगुलेशन की बात करें तो इसमें सेवरल मैकेनिज्म है जो इसमें होती हैं। पहली है यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इसमें इसके दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, ये हार्ट रेट को एंड फोर्स को इंक्रीज करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है इंट्रिंसिक रेगुलेशन। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये जो आपकी इंट्रिंसिक रेगुलेशन है ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, मोर ब्लड एंटरिंग द हार्ट स्ट्रेचेस कार्डियक मसल, यानी जितना ज्यादा ब्लड आपका एंटर करता है हार्ट स्ट्रेचेस कार्डियक मसल में, उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है एंड हार्ट रेट आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन इंक्रीजेज, यानी इसमें क्या होता है, जैसे आपके हार्मोन्स है एड्रेनलिन वो इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, और इसकी वजह से जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है, एंड बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी, हाई बॉडी टेम्परेचर होता है तब भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन की। ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज द फोर्स एक्सिस्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर आपका एक फोर्स है जो कि एक्सर्टेड हो रहा है बाय ब्लड के द्वारा ये एक्सर्ट हो रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट। तो ये इसको दो वैल्यूज में मेजर किया जाता है जो ब्लड प्रेशर है। एक तो होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब आपकी जो हार्ट बीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तब वो जो प्रेशर होता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, जब आपका हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होता है तब जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो वो आपका 120/80 होता है mmHg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आगे हम बीपी की बात करें तो बीपी का जो फॉर्मूला है वो होता है बीपी इज इक्वल्स टू होता है कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट में आप क्या पढ़ते हैं कि पर मिनट जो आपका हार्ट है वो कितने अमाउंट में ब्लड को पंप कर रहा है, एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस में आप क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्लड वेसल्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है उसको। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो पहला है यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन। ये क्या होता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इससे न्यूरल रेगुलेशन से जो ब्लड प्रेशर है वो क्विकली कंट्रोल हो जाता है, और इसमें क्या होता है, बरेरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपके प्रेशर सेंसर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बरेरो रिसेप्टर्स। अब ये जो देखो आपके बैरो रिसेप्टर्स है। अब ये जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, एंड इसकी वजह से जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट आपका घट जाता है एंड ब्लड प्रेशर आपका घट जाता है।
दूसरा है आपका यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स सिग्नल भेज रहे हैं ब्रेन को, और आपका यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, यानी हाई हो जाता है। अब दूसरा जो टाइप है इसका वो है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है, जैसे आपका एड्रेनलिन हार्मोन है ना, एल्डोस्टेरोन है, तो इनमें क्या होता है, अगर हम एड्रेनलिन की बात करें तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है, एंड आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। एल्डोस्टेरोन के केस में क्या होता है, इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर, ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसमें ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है। और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन में क्या होता है, जिसको आप एडीएच कहते हैं, इसमें जो आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन है किडनी में वो भी इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा जो रेगुलेशन का टाइप है वो है रीनल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, किडनी कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम। यहाँ पर जो किडनी है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है बाय रेगुलेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम। अब देखो, मोर वाटर रिटेन, जितना ज्यादा वाटर रिटेन होता है बीपी इंक्रीज होता है, एंड मोर वाटर एक्सर्टेड, और जितना ज्यादा वाटर एक्सर्टेड होता है बीपी आपका घटता है, डिक्रीज होता है। फोर्थ जो यहाँ पे टाइप है वो है लोकल वेस्कुलर रेगुलेशन। इसमें क्या होता है आपका वैसो कॉन्ट्रिक्ट यानी कि नैरो, और इसमें जो आपका वैसो रिलेशन है वो विडन है। अब देखो, वैसो कॉन्ट्रिक्ट आपका नैरो होता है तो इस रेजिस्टेंस बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है। वैसो डिलेशन ये आपका वाइडन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस घटता है, आपका बीपी भी घटता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, तो किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। ये जो किडनी होती हैं वो दो बीन शेप्ड के ऑर्गन्स होते हैं जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किडनी का स्ट्रक्चर आप खुद से गूगल से देख लीजिए या बुक से देख लीजिए, मैंने नहीं बनाया है। मेन पार्ट्स ऑफ किडनी की बात करें तो पहला है आपका इसका आउटर पार्ट, जिसको आप रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसको आउटर रीजन बोलते हैं। इसमें आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें नेफ्रॉन के पार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स को ये कंटेन करता है, जो आपका आउटर पार्ट है किडनी का। दूसरा यहाँ पे आता है आपका रीनल मेडुला, जो कि आपका इनर पार्ट ऑफ द किडनी है, ये इनर रीजन है। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जिसको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। तीसरा है आपका रीनल पैल्विस। ये क्या है, ये फनल शेप्ड कैविटी होती है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है एंड पास इट टू यूरेटर, यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर के पास भेजता है। चौथा है आपका यूरेटर, ये एक ट्यूब है दैट कैरी यूरिन, जो कि यूरिन को कैरी करती है टू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें किडनी की, तो वो होती है नेफ्रॉन, एंड ईच किडनी हैज अबाउट 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन। हर एक किडनी में लगभग 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो खुद से बना लीजिएगा, उसके बारे में बता देती हूँ। नेफ्रॉन के दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, रीनल कैप्सूल्स एंड यहाँ पे रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल एंड रीनल कैप्सूल्स को समझिए, ये आपका ग्लोमेरुलस होता है एंड इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी फिल्टर होता है ब्लड, एंड वोमेंस कैप्सूल ये सराउंड्स होता है ग्लोमेरुलस से। दूसरा है आपका रीनल ट्यूबुल, इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल होती है, जिसको आप पीसीटी कहते हैं, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करता है, एंड लूप ऑफ हैनले होते हैं, जो आपका कंसंट्रेट यूरिन को कंसंट्रेट करता है। एंड तीसरा है डिस्टल कॉन्वल ट्यूब्यूल, जो कि आपका डीटीसी बोलते हैं, और ये आपका फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करता है। एंड चौथा है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है। पांचवा है यहाँ पे फंक्शन इन शॉर्ट। अगर हम नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड को फिल्टर करता है, सॉरी हम यहाँ पे इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो किडनी वाला पार्ट चल रहा है, तो ये ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, जैसे यूरिया है, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है, और यूरिन को फॉर्म करता है। लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन थ्रू 3 मेन स्टेप। यूरिन जो है आपका नेफ्रॉन में फॉर्म होता है 3 मेन स्टेप के थ्रू। पहला है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अकर्स इन ग्लोमेरुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल में होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर प्रेशर, ब्लड को अंडर प्रेशर में फिल्टर किया जाता है। वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया पास इनटू कैप्सूल। यहाँ पे जो वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट एंड यूरिया है, उसको कैप्सूल में पास किया जाता है। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे आपके प्रोटीन है, ब्लड सेल्स हैं, इनको ब्लड में रखा जाता है। स्टे इन ब्लड, ये ब्लड में ही रहते हैं।
दूसरा है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अकर्स मेनली इन पीसीटी, लूप ऑफ फनल एंड डीसीटी। तो ये जो है आपका ये यूजफुल सब्सटेंस है, रीअब्जॉर्ब करता है बैक इनटू ब्लड। अब जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वाटर एंड सॉल्ट है इनको। अब इनका पर्पस क्या है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ यूजफुल मटेरियल। अब आपके जो लॉस ऑफ हो रहा है, यूजफुल मटेरियल का जो लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, उनको बैक करता है, वापस रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड में। तीसरा है आपका यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसमें क्या है, कर्स मेनली इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका वेस्ट एंड एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जो ऐड होते हैं उनको फिल्टर करता है, जैसे आपके हाइड्रोजन आयन है, ड्रग्स एंड टॉक्सिन है, पोटेशियम आयंस है। फाइनल स्टेप क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का। आफ्टर दीज प्रोसेस, ये सब प्रोसेस जो हुए हैं इनके बाद जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसको वो यूरिन बनता है, यानी इट पासेस थ्रू, उसको पास बिकम यूरिन, इट पासेस थ्रू कलेक्टिंग डक्ट, उसको पास किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये था कंप्लीट चैप्टर जो कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है, इसलिए 30 मिनट में कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज ये 1.5-2 घंटे से कम में कंप्लीट होता नहीं। कंप्लीट मैंने चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया है। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच।